सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिस्ट्री का जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसके बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। पर मैं यहाँ पे आपको अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नाम है सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो जो सिस्प्लेटिन होता है ये यूज होता है एंटी कैंसर एजेंट, मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से जैसे हम सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास, हीमोग्लोबिन इट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। इसके अलावा बहुत सारे कैटालिस्ट है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और यही नहीं, जो फर्स्ट सिंथेटिक डाई है जो कि बनाई गई थी जिसका नाम है प्रशियन ब्लू। ठीक है, इसको हम प्रशियन ब्लू के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारी एप्लीकेशन हम आगे करने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम चैप्टर को करें स्टार्ट, हमारे को कुछ चीजें जानना जरूरी है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और वो क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहली बात तो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो हमने पढ़ा हुआ है +1 के टॉपिक यानी जो केमिकल बॉन्डिंग वाले में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना, आपको पता है कि क्लोरीन में ये एक एटम था, दूसरा एटम भी क्लोरीन का था और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय वन एटम वेयर एज पार्टिसिपेशन इज डन बाय बोथ। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम देता है पर जो पार्टिसिपेशन होती है दो या दो से ज्यादा एटम की होती है, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ा हुआ है, ये अमोनिया है। सपोज इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए ये H पॉजिटिव आता है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड बनाने के लिए, ये दोनों, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? नाइट्रोजन। जबकि पार्टिसिपेशन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन दोनों का हो रहा है। तो इस बॉन्ड को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी अगर हमने इसको दिखाना हो तो ये ऐसा होता है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। तो क्या बोला? तो स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय वन वेयर एज शेयरिंग इज डन बाय बोथ। तो ये एक चीज तो हमारे को समझना है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसने दिया उसको डोनर और जिसने लिया वो एक्सेप्टर। दूसरी बात, क्योंकि इस चैप्टर में आगे हमारे पास आएंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काम, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जैसे हमारे पास आर्गन है, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हम इसको जो लिख देते हैं वो लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आपको आती है कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमारे पास यहां पे एटॉमिक नंबर और ऑर्बिटल फील्ड कौन कौन से होंगे? जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 से लेकर 37 के बीच 36 के बीच का है, सॉरी 36 तक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, हमने 11th में पढ़ा हुआ है। हम लिखते हैं आर्गन 4s ऑर्बिटल फील्ड होता है, 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p। इसमें 18 होते हैं, इसमें तो आगे 20, 10 हो गए 30, 36। और जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी इट विल बिकम क्रिप्टन। अब अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ 37 से लेकर 15 के बीच का, तो हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टन की हेल्प से लिखते हैं। क्रिप्टन हमारे को पता है कितना एटॉमिक नंबर 36। ऑर्बिटल कौन सा भरेगा? पहले ही याद रखा, उसमें एक एक ऐड कर दिया, 5s 4d 5p। और इसमें कितने हैं? 18 36 2 हो गए, कितने हो गए? 36 के बाद
38 और 48 एंड 6 हो गए तो 54। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ज़ीनॉन 54। ना अगर हमारे को 55 से लेकर 86 के बीच का कोई भी एटॉमिक नंबर है तो हम कॉन्फ़िगरेशन किसकी हेल्प से लिखते हैं? ज़ीनॉन की हेल्प से। 54 6s फिल होगा, 6s के बाद होता है 4f, 4f के बाद जो है वो 5d, 5d के बाद 6p। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 32 हो जाएंगे टोटल और ये आ जाएगा हमारे पास रेडॉन 86। इन द सेम वे अगर हमारे को 87 से लेकर 118 तक वाले की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम क्या करते हैं? रेडॉन की हेल्प से लिखते हैं। तो 86 एक इंक्रीज कर दो, 7s 5f 6d एंड 7p। तो ये हो गया जी। तो ये हमारे को पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। दूसरी चीज, एक और चीज होती है कि अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 19 है तो कॉन्फ़िगरेशन को हमारे को रीअरेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा जाए, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब 26 से तो किस रेंज में आएगा? ऑब्वियसली इस रेंज में आएगा, तो मैं किसकी हेल्प से लिखूंगा? आर्गन 18 लिखना जरूरी नहीं क्योंकि आर्गन आपको पता है कि 18 ही होता है इसका एटॉमिक नंबर, लिख दो तो ठीक है। 4s2 और 3d में कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन। बट दिस इज नॉट द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आर्गन हमारे को इस तरह से लिखी मिलेगी 3d6 4s2। हम उसके बाद क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करते हैं और जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है उसको इकट्ठा लिख देते हैं। अब अगर मेरे को बोला जाए कि Fe3 पॉजिटिव की लिखो भी कॉन्फ़िगरेशन, तो Fe3 पॉजिटिव की कैसे लिखूंगा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे आउटर शेल वाली होती है इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक फिर यहां से निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d5। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना ये जरूरी है आगे जाके चैप्टर को समझने के लिए। और कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हमारे को हर जगह पड़ती है, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसमें हमारे को ये पड़ती ही पड़ती है जरूरत। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपने याद रखनी होती है। जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि Cr पॉजिटिव में अनपेड इलेक्ट्रॉन या Cr पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी मेरे से बोला गया और एटॉमिक नंबर दिया हुआ 24, तो हमारे को क्या करना है कि क्रोमियम 24 की लिखनी है पहले। बहुत सारे स्टूडेंट 12th में आके भी क्या करते हैं कि वो पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे और 23 की लिखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आगे एरर आ जाती है। तो 24 की लिखनी है आपने पहले, क्या होगी? आर्गन। अब होनी तो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी हमारे पास 4s2 और 3d4। दिस इज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, बट फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वी नो कि इसकी जो एक्सेप्शनल होती है 4s1 3d5, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। क्या हुई? ये रीअरेंज करने के बाद बनेगी फाइनल 3d5 4s1। अब मेरे को बोला था Cr पॉजिटिव में क्या कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो और अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या करना है? आर्गन 3d5, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सबसे बाहर वाली शेल से निकला ना इलेक्ट्रॉन। और हमारे को ये पता है कि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक सब सिंगली फील्ड नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हमारे को केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज जरूरी है। मैंने दो प्रीवियस टॉपिक्स पे बात की, जो कि एक था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन किस तरह से लिखते हैं। तो वापस आते हैं जी कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का और बहुत सारा योगदान है हमारी डेली लाइफ में भी इसका। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एडिशन कंपाउंड, जो पहला टॉपिक है एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे नाम भी लिख रहा है ना, एडिशन कंपाउंड्स मतलब ऐड होके बनते हैं। तो दीज आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 2 और more than 2 stable compound। तो एडिशन कंपाउंड जो 2 which are formed by addition of 2 or more than 2 stable compounds, right? नाउ ये दो तरह के होते हैं। तो एक होते हैं हमारे पास डबल सॉल्ट,
और दूसरा होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? तो पहले बात करते हैं, इसको हम एब्रीवेट करेंगे आगे डबल सॉल्ट, और इसको जैसे मैंने कर दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम सीसी करके लिखते रहेंगे। तो पहली बात, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? व्हाट आर डबल सॉल्ट? ठीक है, तो दीज आर दोज एडिशन कंपाउंड इन विच individual compounds do not lose their identity when they form compound, and their aqueous solution gives test of its constituent salt। क्या बोला कि डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो जो इंडिविजुअल सॉल्ट है जिससे मिलकर वो बने होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, और जब हम उस डबल सॉल्ट के आयन को टेस्ट करते, उस डबल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम टेस्ट देता है जैसे इंडिविजुअल सॉल्ट भी देते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। तो ये है जी हमारे पास एक KCl प्लस MgCl2। जब हम इन दोनों को बनाते हैं तो ये बन गया हमारे पास KCl MgCl2.6H2। इसको बोलते हैं कार्नालाइट, कार्नालाइट। ठीक है, उसी तरह से जैसे हमने एक और लिया फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट, और जब हम दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और उनको दोबारा से क्रिस्टलाइज होने देते हैं तो हमारे पास बन जाता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2। और इसको बोलते हैं हम, जैसे ऊपर वाले का नाम कार्नालाइट, तो दिस इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है हमारे को। तो अगर हम यहां पे देखें, सपोज, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, पोटाश एलम K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, और जब ये क्रिस्टलाइज होता है तो ये बनता है जी K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। इसको क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। आम भाषा में जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट से कलर का क्रिस्टल होते हैं। तो ये सब के सब जो एग्जांपल्स है डबल सॉल्ट के। तो अब वापस आते, जो ऊपर मैंने अभी डेफिनेशन आपको बोला था कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कि जो इंडिविजुअल सॉल्ट है जब वो डबल सॉल्ट बना देते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। और जब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो इंडिविजुअल सॉल्ट के टेस्ट में भी आता था। जैसे हम फर्स्ट को वापस ले लेते हैं, इस वाले को। अब अगर हम यहां पे देखें तो आपको पता है कि KCl कैसे डिसोसिएट होता है। ये डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये MgCl2 कैसे डिसोसिएट होता है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो अगर हम यहां पे देखें कि कितने टाइप के आयन है इसके अंदर, टाइप ऑफ आयंस, इसमें कितने 3 टाइप के आयन है, एक मैग्नीशियम हो गया, एक पोटाशियम हो गया और एक क्लोराइड हो गया। तो टाइप ऑफ आयन 3 है। और नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? नंबर ऑफ आयंस कितने? एक पोटाशियम का, एक मैग्नीशियम का और एक इसका। तो 1 2 3 और 2 5, नंबर ऑफ आयंस 5 हो गए। अगर हम इसके सॉल्यूशन को टेस्ट करें तो आपको पता है कि अगर हमने क्लोराइड को टेस्ट करना हो तो कौन सा टेस्ट होता है हमारे पास? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है। मान लीजिए हमने क्या किया कि KCl में AgNO3 डाला तो हमारे पास क्या बनता है? AgCl बनेगा। और या MgCl2 में अगर हमने AgNO3 डाला तो भी हमारे पास AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब इन दोनों का जो सॉल्ट है दे गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, राइट। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और ये बन गया हमारे पास कार्नालाइट। अब कार्नालाइट को हमने फर्दर डिसॉल्व किया जी वाटर में। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये कैसे बनेगा? K पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा इंडिविजुअल आयन में।
तो अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, AgNO3 डालेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। दैट मीन्स कि ये भी क्लोराइड का टेस्ट दे रहा था, ये भी क्लोराइड का टेस्ट दे रहा है, ये भी पोटेशियम का इंडिविजुअली टेस्ट देगा, इसके सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो पोटेशियम के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इन द सेम वे यहां पे मैग्नीशियम का टेस्ट देगा, ये जो इसका इंडिविजुअल कंपोनेंट है, और ये भी मैग्नीशियम का पॉजिटिव टेस्ट देगा। दैट मीन्स कि डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल सॉल्ट्स है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं और उनका एक्व सॉल्यूशन वही टेस्ट देता है जो इंडिविजुअल सॉल्ट का एक्व सॉल्यूशन देता है। इसमें भी अगर हम देखें कितने टाइप के आयन हुए, 3 टाइप के, टाइप ऑफ आयंस, यानी कार्नालाइट की बात कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ आयंस कितने आए, नंबर ऑफ आयंस आ गए जी हमारे पास, और अगेन 5, तो सेम ही रहा हमारे पास। तो ये हो गया जी। तो डबल सॉल्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी जैसे हमने बोला कि एडिशन कंपाउंड है, तो दीज आर दोज एडिशन कंपाउंड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट या द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं एंड देयर एक्व सॉल्यूशन डू नॉट गिव all those tests which are given by the individual components. Let us take the example. मान लीजिए हमारे पास ये हमने लिया जी 4 KCN, एक KCN लिया और FeCN2 लिया जी। ये 2 सेपरेट सॉल्ट लिए हमने और इन दोनों को हमने मिक्स किया और हमारे पास क्या बन गया, K4FeCN6। तो इसको बोलेंगे हम डबल सॉल्ट। सॉरी, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट तो होगी बात, तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी जो बेसिक पॉइंट है, बाकी और डिटेल में इसके ऊपर आते हैं। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे इसको एक्वस में डिसॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, K पॉजिटिव और Cn का टेस्ट आएगा, और इसको इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें क्या आएगा हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव और Cn का टेस्ट। मतलब अगर हम इसके सॉल्ट को टेस्ट करते हैं तो पोटेशियम का टेस्ट आएगा और साइनाइड आयन का टेस्ट आएगा। एट द सेम टाइम अगर हम FeCN2 को टेस्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास किसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, Fe2 पॉजिटिव का और Cn का। अगर हम यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए जी इनमें इंडिविजुअली, 1 2 3 और 2 5, और इसमें भी टाइप्स ऑफ आयंस कितने हुए हमारे पास, टाइप्स ऑफ आयंस, एक पोटेशियम का, एक साइनाइड का, तो 3 टाइप के आयन हुए, पोटेशियम, साइनाइड और फेरस आयन। अब यहां पे बात करते हैं, जैसे हमने ये बना दिया या बन गया, ठीक है, अगर हमने इसको फर्दर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम का तो इसमें आ जाएगा, पर ये ऐसा डिसोसिएट होगा, मींस ये K पॉजिटिव का तो टेस्ट ये शो करेगा, बट Fe2 पॉजिटिव का ये टेस्ट नहीं देगा, ना ही ये साइनाइड आयन का टेस्ट देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये अब एक आइडेंटिटी एज एक सिंगल एंटिटी बन गई, एक ही आयन बन गया, एक तरह का कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं हम इसको। तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि ये भी डबल सॉल्ट ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर आल्सो एडिशन कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेबल कंपाउंड, बट द स्टेबल कंपाउंड फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म्ड दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी व्हाइल फॉर्मिंग दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां पे और फर्दर बात करें तो इसमें हमारे पास कितने टाइप के आयन आएंगे, देखो यहां पे नंबर ऑफ आयंस 2 ही आए, एक नंबर ऑफ आयंस एक इसका कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया टोटल आयन हो गया 5। नंबर ऑफ आयंस तो 5 आए, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस 5 थे, पर यहां पे जो टाइप ऑफ आयंस थे ना, टाइप्स ऑफ आयंस, वो कौन से थे, वो सिर्फ 2 ही बचे, एक पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन कंपाउंड और उसके टाइप्स डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ा सा कुछ और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो कि आगे जाके चैप्टर में और क्लियर होंगे। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या क्या डिफरेंसेस है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो पहली बात कि डबल सॉल्ट होते हैं द सिंपल salt from which they are formed must be in equimolar ratio, यानी 1:1 में होने चाहिए।
तो जैसे हमने कार्बोनाइट बनाया तो KCl और MgCl2 इक्विमोलर रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। सो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, द सॉल्ट द सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड शुड बी इन सिंपल या इक्विमोलर रेशियो। और यहां पे क्या था, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशन कंपाउंड फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड नीड नॉट टू बी इन इक्विमोलर रेशियो, यानी KCN और FeCN2 का इक्विमोलर रेशियो में होना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा, क्या बोला कि सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच दीज आर फॉर्म्ड मस्ट बी इन इक्विमोलर रेशियो एंड दे शुड नॉट या नीड नॉट टू बी इन इक्विमोलर रेशियो। सेकंड क्या होते हैं, दे आर प्योरली आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये दे आर प्योरली आयनिक कंपाउंड। जबकि यहां पे क्या है, दे मे और मे नॉट बी आयनिक कंपाउंड, पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा, इन कंपाउंड्स में जो मेटल दे शो नॉर्मल वैलेंसी, तो मेटल आयन शोज नॉर्मल वैलेंसी, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। पर यहां पे क्या होता है कि इन सच केस जो मेटल शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट इज सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट। और यहां पे क्या आ गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स। और क्या बोलते हैं कि सच कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये सिर्फ सच कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट बट दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पे क्या होता है कि सच कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी टोटली, थोड़े बहुत डिसोसिएट होंगे पर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ये हमने यहां पे 4-5 पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं इसके डिफरेंसेस के। चलिए जी, अब आगे काम करते हैं। तो मेन जो हमारा ये चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। तो क्यों ना कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट किया जाए। बेसिक टर्म्स, तो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जी डेफिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So these are those compound in which number of electron donating species are attached to central metal atom through coordinate bond। दोबारा से बोलता हूं कि these are those addition compound in which central metal atom is attached or joined by number of electron donating species through coordinate bond। For example, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था ये K4 FeCN6, तो एक्चुअल में क्या है ये, जब ये इस तरह से कंपाउंड है हमारे पास, यहां पे जो Fe है, यहां Cn ने क्या कर दिया कोऑर्डिनेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें पार्टिसिपेट तो दोनों कर रहे पर इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा है। और लेते हैं एग्जांपल CONH3 तो इसका भी कैसा है हमारे पास कि कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, और यहां पे अमोनिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दे आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज NH3, Cl3 यहां पे बाहर है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज आर दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकेंड टर्म, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस एंड लिगेंड्स। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस एंड लिगेंड्स। तो दैट मेटल आयन कौन सी, जैसे आयरन या कोबाल्ट होगी, द मेटल आयन थ्रू विच
वेरियस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स और ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स और ग्रुप्स which provide electron pair for bond formation are known as ligands। तो ligands क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। ठीक है जी। तो अगर हम थोड़ी सी और थ्योरी की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम या जो आयंस थे उसको तो बोलेंगे हम लुईस एसिड। व्हाट आर लुईस एसिड? विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम ने क्या किया? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक। और जो लिगेंड्स था यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है वो क्या है? जिनके पास अभी हम बात करने वाले नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिगेंड्स यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनर है हमारे पास उसको बोलेंगे हम लुईस बेस, यानी which donate इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दो टर्म होगी, पहले तो डेफिनेशन, फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जी, बेसिक टर्म में थर्ड पॉइंट, और वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, तो डेंट का मतलब होता है दांत, टीथ। ठीक है। तो डेंटिसिटी का मतलब यहां पे क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स। क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स, और कई बार इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम इन लिगेंड्स। तो लिगेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम्स है उसको बोला जाता है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में ही हम डेंटिसिटी वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है जी मोनोडेंटेट, और समटाइम रिटन एज यूनिडेंटेट। तो मोनो का मतलब क्या है? वन, मतलब जिसमें एक ही दांत है ना, आप ऐसा समझिएगा इसको। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर दोज व्हिच हैज ओनली वन डोनर एटम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हैलाइड आयन लिख दिया मैंने, हाइड्रोक्साइल आयन लिख दिया, ये एसीटेट आयन लिख दिया है। ठीक है। देन हमारे पास जो है वो नाइट्रो आयन है, ये हो गया। बहुत सारे आगे जाके हम लिस्ट में देखेंगे, CN नेगेटिव हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास न्यूट्रल भी तो हो सकते हैं ना, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। देन आता है जी हमारे पास मिथाइल एमाइन हो गया, और फॉस्फीन हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया। तो जिसमें एक डोनर एटम है उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। अच्छा, दूसरा क्या कर लेते हैं हम, इसी का ही एक स्पेशल टाइप की बात कर लें। अगर हम मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट में, एक आएगा एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसी का ही सब पार्ट कर लेते हैं आगे। कैसे करें सब पार्ट? इसको A और B दे देते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं हमारे पास? दीज आर दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट साइट्स। ठीक है। दीज आर दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट साइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये मेटल अगर C की साइड से भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और M की साइड से भी इलेक्ट्रॉन, N की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। इन द सेम वे SCN में देखें अगर हम, तो S भी S की साइड से भी करेगा और N की साइड से भी करेगा। पर ध्यान देना आपने कि ये मोनोडेंटेट है, अगर एक साइड से करेगा तो दूसरी साइड से नहीं करेगा, एट ए टाइम एक ही
डोनर एटम होगा इसमें। इन द सेम वे ये NO2 है हमारे पास और NO भी दे सकता है इसमें हमारे पास। तो दोनों साइड से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकते हैं डोनेट हमारे पास। तो एक तो हो गया जी एम्बिडेंट लिगेंड्स। इसी में ही समटाइम्स फ्लेक्सीडेंटेट भी होते हैं कुछ लिगेंड। अगर आप एनसीईआरटी में देखो फ्लेक्सीडेंट वर्ड नहीं है उसमें लिखा हुआ, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एडिशनल बात बता दी। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट क्या होते हैं? विच कैन चेंज द डेंसिटी। जैसे ये सल्फेट है, नॉर्मली ये मोनोडेंटेट है बट इट कैन समटाइम एक्ट एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। इन द सेम वे PO4 3 नेगेटिव है, एसिटेट आयन है ये CH3 CO नेगेटिव। तो मैंने ऊपर मोनोडेंटेट का एग्जांपल में इसको लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स बट समटाइम दे कैन चेंज देयर डेंसिटी, दे कैन बिहेव एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो हमने मोनोडेंटेट के बारे में बात कर ली, इसके फर्दर आगे 2 सब पार्ट पढ़ लिए। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है जी बाइडेंटेट लिगेंड। तो सेकंड आ गया बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड कौन हो गए? विच हैज 2 डोनर एटम, मतलब जिसमें 2 डोनर एटम होंगे, 2 लिगेटिंग एटम होंगे। तो ये भी आगे 2 तरह के होते हैं। जैसे नंबर ए सिमिट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो सिमिट्रिकल में क्या आएगा हमारे पास? इथेन 1,2 डायअमाइन। और आपको ध्यान रखना है आगे जाके हम इस चैप्टर में इसको एब्रीवेट करेंगे EN से। तो इसमें क्या है सिमिट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में कि जो दोनों डोनर एटम है ना वो सेम है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सलेट आयन, इसको हम एब्रीवेट करेंगे OX से एंड इट इज रिटन एज C2O4 2 नेगेटिव, और मोर प्रिसाइजली C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो ये हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। फिर है हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा होगा? जैसे ग्लाइसिनेट आयन हो गया, ग्लाइसिनेट आयन, और इसको हम एब्रीवेट करेंगे GLY, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, तो उसी का ही उससे बना हुआ ग्लाइसिनेट आयन। तो इसमें हमारे पास ये है जी, तो ये बाइडेंटेट है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम, पर अनसिमेट्रिकल हो गए ना, 2 डिफरेंट एटम हो गए। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमने पहले मोनोडेंट किया, उसके 2 आगे सब पार्ट किए हमने, और फिर बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड। व्हाट आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स? तीसरा पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड विच हैज लार्ज नंबर ऑफ डोनर एटम, और इसमें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है EDTA, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता है, दिस इज इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसिटेट। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, और डिफरेंट बोर्ड्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये है जी हमारे पास, आप इसकी डेंसिटी बता सकते हैं, मतलब कितने डोनर एटम है इसमें। तो व्हाट इज इट्स डेंसिटी? एक्चुअल में इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, याद रखिएगा, हेक्साडेंटेट। कैसे? 4 तो O नेगेटिव है, 1 2 3 4 और 2 नाइट्रोजन है एंड 2 नाइट्रोजन। तो ये हो गया जी हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अगला नेक्स्ट 4th पे आते हैं जी हम, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, तो
क्या होता है कि जो बायोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स दे साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट फ्रॉम टू और मोर देन टू डिफरेंट साइट्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एंड रिंग लाइक कंपाउंड विच इज नोन एज चिलेट। तो क्या होता है, मैं दोबारा से बोल दूं कि बायोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट फ्रॉम टू और मोर देन टू डिफरेंट साइट्स and results in the formation of cyclic or ring-like compound which is known as chelate, and such ligands are known as chelating ligands। तो उनको बोलते हैं chelating ligands। जैसे हम बात करें यहाँ पे EN की, अभी मैंने ऊपर लिखा था ना इथाइलिन डायमाइन, EN वाला जो लिगेंड है, तो ये क्या करता है, जो इथाइलिन डायमाइन है जैसे कॉपर के साथ कंबाइन करेगा या कोई भी सेंट्रल मेटल, ये Cu2 पॉजिटिव और यहां पे भी लिख लेते हैं इसको NH2 CH2 NH2 CH2 ये लिख दिया जी। तो ये साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करेगा फ्रॉम टू और मोर देन टू साइड्स एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग लाइक कंपाउंड। जैसे कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर। एट द सेम टाइम इस साइड से भी ऐसे ये कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये जो एक रिंग और साइक्लिक कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं चिलेट। कई बार इसको प्रोनाउंस किया जाता है किलेट, और किलेटिंग लिगेंड्स भी बोला जाता है। नाउ इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी कि ये तभी स्टेबल होगा कि इफ जो रिंग बन रहा है वो या तो 5 मेंबर्ड बने, जैसे यहां पे बना मेरे पास, और 6 मेंबर्ड बने रिंग, वही स्टेबल होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। आप देखिएगा कि अगर मान लो 3 में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, 4 में भी एंगल स्ट्रेन जो है मतलब काफी कम एंगल है इसमें, तो स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा एंगल होता रहेगा, एंगल स्ट्रेन कम होता रहेगा हमारे पास, जितना उसका एंगल बढ़ता रहेगा। तो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो ये हो गया जी चिलेटिंग लिगेंड्स। एक और टर्म है और जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एंड दैट इज क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। अब क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं? क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं हमारे पास वो लिगेंड्स जो कि विच ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं हम क्लासिकल। जैसे ये Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कौन से होते हैं? विच डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देते भी और लेते भी हैं। तो ऐसा कैसे? जैसे CO हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, तो इनको बोलेंगे हम नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। आगे चैप्टर के जब हम आगे मूव करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आएगा, यानी मेटल कार्बोनाइल, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बिहेव करते हैं। तो ये हमने कुछ इसके बारे में बात की। अब तो बेसिक टर्म्स में नेक्स्ट नंबर 4 क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स क्या होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो उसमें हमने डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स पढ़े, और उसके बाद पढ़े कि मोनोडेंटेट क्या होते हैं, बायोडेंटेट क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। फिर जब हम मोनोडेंटेट की बात करें तो हमने क्या पढ़ा? उसके अंदर हमने एक फ्लेक्सीडेंटेट पढ़ा और एक पढ़ा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। और क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, बायोडेंटेट में भी हमने क्या पढ़ा था? सिमेट्रिकल बायोडेंटेट एंड अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड्स। चलिए फोर्थ टर्म पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मेटल एंड लिगेंड्स, the total number of coordinate bonds formed by metal with ligands in a complex is known as coordination number, and it is equal to, जो coordination number है, it is equal to number of monodentate ligand। जितने monodentate ligands होंगे उसके बराबर होगा, और 2 into number of bidentate ligands। तो what is coordination number? Total number of coordinate bonds formed by metal with ligand in a particular coordination compound। Let us take the example। मान लीजिए मेरे पास ये है CONH3 whole 6 Cl3।
तो अगर मेरे को बोला कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हियर, तो मैं बोलूंगा कि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। कैसे है 6? क्योंकि भाई कोबाल्ट जो है 6 बॉन्ड बना रहा है। जो एक NH3 हो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, एंड उसी तरह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप NH3 लिखते जाओ तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कोऑर्डिनेट इसका जो कितना है, या कुछ ऐसा लिखा हो CrOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव, कुछ भी इस तरह का लिखा है, और हमारे से पूछा जाए कि बताओ भी क्रोमियम और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्या कोऑर्डिनेशन का मतलब कि कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी, तो हमारे को याद रखना है कि जो एक EN है ना वो तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 EN कितनी बॉन्ड बनाएगा? 6। उसी तरह से जो एक ऑक्सलेट है, क्योंकि बायोडेंटेट लिगेंड्स है, तो वो कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2, तो 3 बनाएंगे 6। यानी इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो मैंने बोला था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स और ट्वाइस 2 टाइम इनटू नंबर ऑफ बायोडेंटेड लिगेंड्स। इसका थोड़ा सा बना के देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है इसके। तो क्योंकि ये जो EN होता है ना, अभी मैंने आपको लिखा था CH2 NH2 CH2 NH2 है ना, तो अगर हम यहाँ पे लिखे ना तो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से लिखने को होता, तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका निकाला गया कि हम क्यों ना यहाँ पे EN लिखा दें इसको ऐसे, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे EN आ रहा और यहाँ पे भी ये EN आ गया इस तरह से। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें भी कितनी बन गई? 6 बन गई हमारे पास। तो क्या बोला? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स और 2 टाइम्स इनटू नंबर ऑफ बायोडेंटेड लिगेंड्स। फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म है जी हमारे पास, और होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोलेप्टिक क्या होती है? होमो का मतलब सेम, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। जैसे इस वाली कॉम्प्लेक्स में ना सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के ही लिगेंड्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम? होमोलेप्टिक। पर ये जो 2 कॉम्प्लेक्सेस इसमें, द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, दे आर कॉल्ड हेटेरो। हेटेरो मींस डिफरेंट। तो यहाँ पे Cl और EN है, इसमें अमोनिया और H2O है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलेंगे हम? इन दोनों को बोलेंगे हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। Then the sixth term is coordination polyhedron. Coordination polyhedron का मतलब होता है the spatial arrangement. Spatial मतलब space, एक वर्ड बोला मैंने spatial, SPATIAL. The spatial arrangement of ligands around central metal atom give rise या gives the coordination polyhedron of that metal, मतलब geometry of that complex. तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ये है हमारे पास, तो ये कौन सा है जी? दिस इज टेट्राहेड्रल। तो एक तो टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास। देन ये वाला कौन सा होगा? ये दिस इज स्क्वायर प्लेनर, जो हमने बॉन्डिंग वाले टॉपिक में भी पढ़ते हैं। अब ये कौन सा होगा? दिस इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। और लास्ट बात अगर हम करें, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। तो क्या होता है हमारे पास कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड है, वो एक हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर आयन है, आउटसाइड जो इसके बाहर है, उसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज नोन एज काउंटर आयन और आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। और जो भी हमने जैसे ऊपर टॉपिक्स में जो पढ़ा, इसमें कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल है। NH3 क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट इज लिगेंड। और जितनी बॉन्ड बन रही है, कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो एक मोनोडेंटेट एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 6, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और ये कौन सी कॉम्प्लेक्स होगी? दिस इज होमोलेप्टिक, तो इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब यही बात जो है आप जो है एक कॉम्प्लेक्स में अपने आप करो कि उस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, और सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड कौन सा है। मतलब जो जो टर्म मैंने यहां पे लिखी, आपको खुद वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं
and that is K3AlOX whole thrice। तो इसमें अगर आप बताओगे तो Al क्या हुआ, सेंट्रल मेटल, ऑक्सलेट क्या हो गया, लिगेंड। कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, 6, 3 है ना, तो एक OX 2 बॉन्ड बनेगा, 6 हो जाएंगे। इनको स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डाला, क्या बोलेंगे हम इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर। और ये कौन सी कॉम्प्लेक्स होगी, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका जवाब अगली वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा, आप तब तक इन के जवाब ढूंढ के रखिएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन पोटाश एलम एंड मोर सॉल्ट। अब हमारे को फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आंसर आ जाएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन पोटाश एलम एंड मोर सॉल्ट। दूसरा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ते ना हाइड्रोजन अल्डिहाइड कीटोन वाले टॉपिक के अंदर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मैंने यहां पे लिख दिया। और यूरिया, ये ऐसा लिख दिया जी पूरा स्ट्रक्चर। तो इनकी डेंसिटी, एक बताना आपने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन पोटाश एलम एंड मोर सॉल्ट, और दूसरा बताना है आपने डेंसिटी ऑफ इन दोनों लिगेंड्स की, हाइड्रोजन की और यूरिया की डेंसिटी आपने पता करके रखनी है। तो आज की वीडियो क्लास में हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। और आपको जितने अच्छे ढंग से आप ये बेसिक टर्म समझ लोगे, चैप्टर समझना उतना ही आसान है, पर बेसिक टर्म्स के ऊपर पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ेंगे, पर जो जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।